वेलकम बच्चों। आज हम लेके आए हैं नया टॉपिक फोटोसिंथेसिस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और फोटोसिंथेसिस जो है वो एक्चुअली ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का पार्ट है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? एक ऐसा न्यूट्रिशन सिस्टम जहां पर जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना खाना खुद प्रिपेयर करता है। अब बात ये आती है कि अपना खाना कौन कौन प्रिपेयर कर सकता है। अपना खाना वो प्रिपेयर कर सकते हैं जिनके पास वो कैपेबिलिटी या वो उस तरीके का सेल स्ट्रक्चर या उस तरीके की बायोकेमिकल मैकेनिज्म होती है। हम अपना खाना, ह्यूमन बीइंग अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। हम लोग आते हैं हेटेरोट्रॉफ्स की कैटेगरी में। हेटेरोट्रॉफ्स क्या होते हैं? जो अपने खाने के लिए किसी और पर डिपेंड होते हैं। आप ऐसे समझिए कि जो प्लांट है वो सनलाइट यूज़ करेंगे और कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को यूज़ करेंगे, अपना खाना प्रिपेयर कर लेंगे। लेकिन हम लोग क्या करेंगे? बाजार से सब्जियां खरीद के ला रहे हैं। इसका मतलब हम कहीं ना कहीं अपना न्यूट्रिशन ड्रॉ किससे कर रहे हैं? प्लांट से, प्लांट सेल से अपना न्यूट्रिशन ड्रॉ कर रहे हैं। हम फ्रूट्स खाते हैं, हम वेजिटेबल खाते हैं, हम जो है अगर नॉन वेजिटेरियन है तो नॉन वेजिटेरियन फूड को कुक करते हैं, तब भी हम किसी और पर डिपेंड होते हैं। तो हमारे पास वो कैपेबिलिटी नहीं है कि अपना खाना हम खुद प्रिपेयर कर सकें। चलिए डिटेल में इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में जो ऑटो वर्ड है, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, मतलब सेल्फ, खुद ब खुद कुछ काम वो कर सके। और ट्रोफोस का मतलब होता है नरिशमेंट। नरिशमेंट और कहाँ से मिलेगा हमको? न्यूट्रिशन से मिलेगा। तो हम क्या करें? सेल्फ नरिशमेंट अगर हम कर सके अपनी बॉडी का, मतलब सेल्फ न्यूट्रिशन हम ऑब्टेन कर सके किसी तरीके से, तो हम ऑटोट्रॉफ की कैटेगरी में आ जाएंगे। लेकिन हम सेल्फ नरिशमेंट करने के लिए कैपेबल नहीं हैं, राइट? तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन क्या कहती है? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स मेक फूड देमसेल्व्स। वो खुद अपना खाना बनाते हैं, गैस पर नहीं। गैस पर चला दिया और खिचड़ी बना ली और दाल चावल बना लिए, वो नहीं है। दाल चावल कहाँ से मिला है भाई? वो तो हमें नेचर से मिला है ना, प्लांट सेल से मिला है। हमने उसको कुक कर लिया, दैट इज नॉट प्रिपरेशन ऑफ फूड, राइट? तो मेक फूड देमसेल्व्स फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। हम लोग क्या करें, या ऑटोट्रॉफ्स क्या करें, या ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, वो क्या करते हैं वो ध्यान रखिएगा। ये लोग सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को यूज करते हैं। अभी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या हो गया है? जैसे कार्बन डाइऑक्साइड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हो गया है। दूसरा मेरा जो है वाटर हो गया मेरा इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ठीक। और तीसरा मेरा जो सब्सटेंस हो गया, जो सनलाइट हो गया है। तो यहाँ पर तीन इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को हम यूज करते हैं। और आप देखिए कैसे सिंपल सब्सटेंसेस है, सिंपल सब्सटेंसेस हैं। मतलब सिंप्लिसिटी क्या है? एक कार्बन है, इसके साथ दो मॉलिक्यूल अटैच है ऑक्सीजन के। वाटर के केस में क्या होगा? दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन। सिंपल अरेंजमेंट है, ठीक। सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को हम यूज करते हैं और उसके बाद हम कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस बनाते हैं। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस का मतलब है हम कार्बोहाइड्रेट फॉर्म करते हैं, या हम कार्बोहाइड्रेट का पॉलीमर कंपाउंड स्टार्च फॉर्म करते हैं। अभी हम देखेंगे आगे जो है, जैसे जैसे हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे, लेक्चर में आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट्स भी क्या होते हैं। तो फिलहाल के लिए ऑटोट्रॉफ्स वो ऑर्गेनिज्म हैं जो अपना खाना खुद प्रिपेयर करेंगे। कैसे प्रिपेयर करेंगे? दे यूज सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस एंड कन्वर्ट दैम, वो कन्वर्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस में। दिस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन सिस्टम, ठीक। यहां पर एक आपको एक चार्ट या फ्लो डायग्राम दिखाया गया है। फ्लो डायग्राम में क्या बताने की कोशिश की गई है कि जो ऑटोट्रॉफ्स हैं वो यूज करते हैं सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। अगर आप अपने बोर्ड में इस तरीके के फ्लो चार्ट बना के आंसर्स लिखते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा आपके एग्जाम्स में। ऑटोट्रॉफ्स क्या करते हैं? यूज करते हैं सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। चाहो तो आप यहाँ पर लिख लो कार्बन डाइऑक्साइड लिख लो, वाटर लिख लो, ठीक है ना। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं? सनलाइट लिख लो, ब्रैकेट में नीचे लिख के आप इंडिकेट कर दीजिए कि ये सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं। कन्वर्ट करते हैं इनको कॉम्प्लेक्स हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। देखिए कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो आप समझिए सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट क्या है? सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है C6H12O6, जिसको हम ग्लूकोज भी बोलते हैं। ये हमारा हो गया सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट,
जो पॉलीमेरिक कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो हमारे हो जाते हैं स्टार्च। तो एक्चुअली क्या है ना, जो ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल है, ठीक, मैं कहता हूं कि अगर एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ये है, ये दूसरे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन हो जाए, फिर ये क्या करे, तीसरे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन हो जाए, जो सिंपल ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होगा उसको हम कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। और कार्बोहाइड्रेट का जो कॉम्प्लेक्स वर्जन है, जो पॉलीमर वर्जन है, जिसमें एक से ज़्यादा ग्लूकोज मॉलिक्यूल अटैच होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, स्टार्च। ठीक है ना, ये हम इसको हम क्या बोलेंगे, ग्लूकोज। अगर एक से ज़्यादा ग्लूकोज मॉलिक्यूल अटैच है तो ये क्या हो जाता है, स्टार्च। एक्चुअली जो प्लांट है ना, प्लांट प्रिपेयर तो कार्बोहाइड्रेट करता है, लेकिन जब कार्बोहाइड्रेट प्रिपेयर हो जाता है उसको वो स्टोर कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में नहीं करता है, स्टोर वो इसको स्टार्च की फॉर्म में करता है। ठीक है, इसका मतलब वो क्या करता है, 2 या 3 या 4 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज को कंबाइन करके एक सिंपल कॉम्प्लेक्स बिगर मॉलिक्यूल बना के उसको क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है। जब कॉम्प्लेक्स बिगर मॉलिक्यूल बना लेगा, स्टोर करने के लिए उसको ईजी होता है। और यही हम आगे चल के देखेंगे, हमको जो फ्रक्टोज और सुक्रोज जो है वो उसी का एडवांस वर्जन है, तो जो हमें प्लांट अपने फूड में देता है। तो ऑटोट्रॉफ क्या हो गए हैं कि भाई सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को यूज करके कॉम्प्लेक्स हाई एनर्जी मॉलिक्यूल जो है वो बना देता है। नेक्स्ट इसी में आगे देखते हैं, ऑटोट्रॉफ्स के टाइप्स भी होते हैं। ऑटोट्रॉफ जनरली 2 टाइप के होते हैं। सबसे पहला होता है फोटो ऑटोट्रॉफ। देखिए बच्चों, फोटो का मतलब होता है लाइट, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, फोटो का मतलब होता है लाइट। ठीक, इसी से वर्ड बना है फोटोसिंथेसिस, LIGHT, फोटोसिंथेसिस। ठीक, फोटो का मतलब होता है लाइट और ऑटोट्रॉफ का मतलब होता है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बना सके। मतलब ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना बनाए विद द हेल्प ऑफ लाइट इज नोन एज फोटो ऑटोट्रॉफ। फोटो ऑटोट्रॉफ, और जो ये प्रोसेस होता है, जिस प्रोसेस के थ्रू ये खाना बनाते हैं, मतलब खाना बनाना मतलब अपना फूड को सिंथेसाइज करना। ठीक, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम फोटोसिंथेसिस। लाइट आई इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को यूज कर लिया, उसको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में चेंज कर दिया, दिस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। जैसे कुछ हमारे एग्जांपल्स हो गए, जैसे सारे के सारे ग्रीन प्लांट्स हो गए, ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया। तो आप देखिए ये हमारे पास जो है एल्गी है, ये एल्गी क्या करता है, हमने खूब देखा होगा पानी के ऊपर एल्गी लगी रहती है। ग्रीन प्लांट्स हम जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से। ठीक, तो ये सब क्या करते हैं, खुद ब खुद खाना बनाते हैं। दीज आर कॉल्ड फोटो ऑटोट्रॉफ। ठीक, सेकेंड वाला होता है हमारा कीमो ऑटोट्रॉफ। फोटो मतलब लाइट के थ्रू जो लिविंग ऑर्गेनिज्म खाना बनाएंगे, फोटो ऑटोट्रॉफ, प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस। जो केमिकल के थ्रू, कुछ ऐसे भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो केमिकल को सिंथेसाइज करते हैं और केमिकल को सिंथेसाइज करके अपना खाना बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं कीमोसिंथेसिस। ठीक, तो यहाँ पर एक एग्जांपल है पर्पल सल्फर बैक्टीरिया या फिर राइबोसोम्स जो होता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है। इसका एग्जांपल देख लीजिए, यहाँ पर क्या है, ये राइबोसोम्स है। ठीक है ना, ये जो छोटे छोटे आप देख रहे हैं नोड्यूल्स, स्फेरिकल नोड्यूल्स, मतलब मूंगफली के दाने की तरह ये जड़ों में क्या हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, और ये क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, किसमें, उस जमीन पर, उस प्लांट के लिए जो है वो फिक्सिंग करते हैं। इससे क्या होता है, न्यूट्रिशनल वैल्यू जो होती है वो खेत की या जमीन की जो है वो बनी रहती है, सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन रहती है। ठीक, और यहाँ पर ये देखिए आप, जिसको हम बोलते हैं सल्फर बैक्टीरिया, जो कि पर्पल कलर का होता है, कुछ बैगनी कलर का होता है, और इसको आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो इस तरीके से। तो ये जो पर्पल सल्फर बैक्टीरिया है, ये क्या करते हैं, ये जो है केमिकल को सिंथेसाइज करते हैं, केमिकल के सिंथेसिस के हेल्प से अपना खाना खुद बना लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि प्लांट ही केवल अपना खाना खुद बना सकते हैं, जो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो केमिकल को सिंथेसाइज करते हैं वो भी अपना खाना बनाने में कैपेबल होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इसमें वैरायटी नहीं है। प्लांट्स आप देखेंगे पूरा जो है, जितना अर्थ पर ग्रीन प्लांट्स हैं सारे के सारे जो है ऑटोट्रॉफ है, लेकिन ऐसे बहुत ही कम बैक्टीरिया हैं जो कि अपना खाना केमिकली सिंथेसाइज करके खुद बना सकें। राइट, तो ऑटोट्रॉफ में हमने देखा है कि हमारे पास 2 तरीके के बैक्टीरियाज या 2 तरीके के लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो कि फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं या फिर कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं।
चलिए, आई होप ये चीज़ यहाँ तक आपको क्लियर हो गई होगी। बच्चों वीडियो देखते समय आप चाहे तो नोट्स वगैरह भी बना लीजिए, और जो पिक्चर्स होती है वो मैं इसलिए लगाता हूँ ताकि आपको एक्चुअली में उसको इमेजिन ना करना पड़े या कहीं मन में एक इमेज ना बनानी पड़े। मैं आपको वो पिक्चर बना के उसकी रियल इमेज देने की कोशिश करता हूँ ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट हो वो स्ट्रांगली जो है इम्बाइब हो जाए, आपके अंदर वो पूरी तरीके से समा जाए। फोटोसिंथेसिस के ड्यूरेशन पे क्या होता है, इसी प्रोसेस को इस पूरे लेक्चर में हम डिटेल में समझेंगे। फोटोसिंथेसिस के ड्यूरेशन पे क्या कुछ हो रहा है, तो बने रहिए वीडियो में और आप इसमें से जो है बहुत कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे आज। द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट प्रिपेयर फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। हमने अभी देखा है इस प्रोसेस के ड्यूरेशन पे क्या होता है, जो सोलर एनर्जी है, सोलर एनर्जी का मतलब है सनलाइट, इट इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, ये केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है और कार्बोहाइड्रेट फॉर्म होता है। अगर आपसे कोई एक नंबर में पूछे व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, तो ये रही इसकी डेफिनेशन फोटोसिंथेसिस की। द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट प्रिपेयर फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर फॉर्म्ड। ठीक, ये हमारी हो गई फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन, और इसको आप पूरा करेंगे इस एग्जाम्पल या इस इक्वेशन से लिख के। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, 6 CO2 का मतलब है बच्चों, जिसको नहीं पता है, ये अगर मैं ऐसे लिखता हूं इसका मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है, 1 मॉलिक्यूल है। अगर मैं ऐसे लिखता हूं, अगर मैं 2 लगा दूं तो 2 मॉलिक्यूल, अगर मैं यहां पर लिख दूं 5 CO2, इसका मतलब है 5 मॉलिक्यूल हैं इसके। तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल और 6 वाटर के मॉलिक्यूल कंबाइन करते हैं, जुड़ते हैं, मिलते हैं। जो भी चीज़ एरो के ऊपर लिखी होती है ये होते हैं इसके मतलब रिएक्शन होने के लिए जो प्रोबेबल कंडीशंस होती है, जिनको हम कैटलिस्ट भी बोलते हैं। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलेंगे, बट ये कंबाइन होंगे कब, जब सनलाइट की प्रेजेंस होगी और क्लोरोफिल में ये रिएक्शन हो रहा होगा। ये रिएक्शन कहाँ होता है, क्लोरोफिल में होता है, और क्लोरोफिल कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट में। ये ध्यान रखना है आपको, मैं एक बार फिर से यहाँ पर बता दूं, क्लोरोफिल कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट में, और क्लोरोप्लास्ट कहाँ होता है, लीव्स में, और लीव्स कहाँ होती है, प्लांट में। तो प्लांट में, लीव्स में क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है। ये जो फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है ये क्लोरोफिल में होता है। ये जो सनलाइट है, ये जो क्लोरोफिल के अंदर जो रिएक्शन हो रहा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के 6 मॉलिक्यूल मिलते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट की प्रेजेंस में किसी किसी बुक में सनलाइट को ऐसे भी लिख देते हैं H न्यू करके, ये होता है H, ये होता है न्यू। H होता है बच्चों प्लैंक्स कांस्टेंट। अभी आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, आप बस जान लीजिए H क्या होता है। किसी किसी बुक में H न्यू करके भी लिख देता है। और न्यू होता है, इसको NU पढ़ते हैं, NU न्यू, और ये होता है फ्रीक्वेंसी, ये होता है फ्रीक्वेंसी। देखिए जितनी भी लाइट्स होती है ना, उनकी सबकी अपनी वेवलेंथ होती है, सबकी अपनी फ्रीक्वेंसी होती है। तो यहाँ पर जो सनलाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी की बात की गई है, तो H न्यू भी लिख के बता देते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। आपको ये क्या करता है, ग्लूकोज। बच्चों ग्लूकोज का अगर आपको केमिकल फॉर्मूला नहीं पता है, नोट कर लीजिएगा, C6H12O6 याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और ऑक्सीजन यहाँ से रिलीज होती है, ऑक्सीजन बाहर निकलती है। तो ये जो रिएक्शन हुआ है, इस रिएक्शन में हमको क्या प्रोडक्ट मिला है, पहला प्रोडक्ट हमको ग्लूकोज मिला है, दूसरा प्रोडक्ट हमको क्या मिला है, ऑक्सीजन मिला है। इस ग्लूकोज को प्लांट अपने पास रखता है, ये उसका खाना है, प्लांट अपने पास रखता है, और कई बार इसको जो है पॉलीमर कंपाउंड में चेंज कर देता है। मतलब एक से ज़्यादा ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जोड़ के स्टार्च के रूप में उसको स्टोर कर लेता है। और जो ऑक्सीजन मिली है इसको ये क्या कर देता है, रिलीज कर देता है। कहाँ पर रिलीज कर देता है, एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देता है, और इस ऑक्सीजन को हम लोग यूटिलाइज कर लेते हैं। तो जो ऑक्सीजन है वो प्लांट का बाई प्रोडक्ट है, जिस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड हमारा बाई प्रोडक्ट है। मतलब हम जब सांस लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारा बाई प्रोडक्ट हो गया है, तो वो प्लांट यूटिलाइज कर लेता है। और ऑक्सीजन जो है वो प्लांट का बाई प्रोडक्ट है, वो हम यूटिलाइज कर लेते हैं। तो हम प्लांट के लिए कार्बन डाइऑक्साइड प्रिपेयर कर रहे हैं और प्लांट हमारे लिए ऑक्सीजन प्रिपेयर कर रहा है। ये पूरी एक साइकिल है जिससे पूरा जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो बैलेंस मेंटेन रहता है।
तो फोटोसिंथेसिस के ड्यूरेशन पे ये पूरा रिएक्शन है, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना चाहिए। जब भी फोटोसिंथेसिस आपसे पूछा जाए ये रिएक्शन आपको लिखनी चाहिए, इस रिएक्शन को आपको कोट करना चाहिए। 1 नंबर के लिए एक क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन में पूछ लेता व्हाट आर दी साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो किस जगह पर फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होता है, वो जगह कौन सी है प्लांट में। सो क्लोरोप्लास्ट इन द लीफ कंटेन्स क्लोरोफिल, ठीक है ना, जिस क्लोरोफिल जो है वो ग्रीन कलर का होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है। तो प्लांट के अंदर जो जितनी जगह पर आपका क्लोरोप्लास्ट होगा उसके अंदर क्लोरोफिल होगा, उस क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, जो ग्रीन पिगमेंट हो वहां पर ये रिएक्शन होता है। तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो यहीं पर होता है। चलिए, इस पिक्चर में मैंने कुछ दिखाने की कोशिश की है मैंने, देखते हैं इसको कितना मैं बता पाता हूँ आपको। ये लीफ है, लीफ के अंदर जब हम इसको देखेंगे तो हमें इस तरीके से क्लोरोप्लास्ट मिलता है, इस तरीके से क्लोरोप्लास्ट मिलता है। अगर आपने 9th में प्लांट सेल पढ़ी हो तो प्लांट सेल में हम लोग क्लोरोप्लास्ट भी पढ़ते हैं, तो इस तरीके से वहाँ पर इंडिकेट करते हैं, इस तरीके से जो है इंडिकेट करते हैं, इस तरीके से इंडिकेट करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या होता है, इंडिकेट कर देते हैं, ये हमारी क्लोरोप्लास्ट होती है, ठीक। इसी तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया का भी यूज करते हैं। तो प्लांट के केस में क्लोरोप्लास्ट हम इंडिकेट करते हैं। और ये जो ग्रीन कलर का ये जो है दिस ठीक, ये हमारा क्या है, ये क्लोरोप्लास्ट की पूरी सेल है जिसके अंदर क्लोरोफिल है। और क्लोरोफिल का केमिकल फॉर्मूला ये है बच्चों, आपको ध्यान नहीं रखना है, लेकिन बस मैंने ये यहाँ पर इसलिए लगा, आपको नहीं याद करना है, ये मैंने बस इसलिए लगाया कि आपको एक, जैसे हर एक चीज़ का एक केमिकल फार्मूला होता है, तो क्लोरोफिल का भी एक केमिकल फार्मूला है, वो इस तरीके से होता है। आपको नहीं ध्यान रखना, बस आप देख लीजिए, भूल जाइए, बस आप बस इतना ध्यान रखिए, हाँ क्लोरोफिल का भी कोई केमिकल फार्मूला हुआ करता है, ठीक। तो इस सारे अरेंजमेंट में हमने देखा कि फोटोसिंथेसिस कैसे होता है और किस जगह पर होता है, ठीक। इसको हम थोड़ा सा और देखते हैं, इसके आगे जो डिटेल इसकी और देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम पूरा का पूरा फोटोसिंथेसिस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन अगर 5 नंबर का आ जाए फोटोसिंथेसिस का, तो आपके पास एक सफिशिएंट मटेरियल होना चाहिए लिखने के लिए, राइट। तो सबसे पहली चीज रॉ मटेरियल ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो कौन कौन से रॉ मटेरियल यूज होता है। सबसे पहला रॉ मटेरियल सनलाइट, कभी कभी इसको HNU भी लिख देते हैं। दूसरा रॉ मटेरियल हो गया क्लोरोफिल, जो कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर अवेलेबल होता है। तीसरा रॉ मटेरियल हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हमें नेचर से मिलता है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट में स्टोमेटा के थ्रू एंटर करता है, अभी मैं बताऊंगा स्टोमेटा भी क्या होता है, छोटा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट में कहाँ से एंटर करता है, स्टोमेटा, और ये स्टोमेटा कहाँ होता है, लीव्स में, पत्तियों में होता है। और दूसरा ऑक्सीजन इज रिलीज्ड एज बाई प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो रॉ मटेरियल में, ये तो मैंने एडिशनल इंफॉर्मेशन जानबूझ के लिख दी है कि, लेकिन रॉ मटेरियल में सनलाइट हो गया, क्लोरोफिल हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। और कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा से एंटर करता है और इसी स्टोमेटा से ऑक्सीजन रिलीज होगा बाहर की तरफ, बाहर जाएगा। और दूसरा हो गया हमारे पास जो रॉ मटेरियल वाटर हो गया है, और कुछ डिसॉल्व्ड मिनरल्स होते हैं जो कि प्लांट यूटिलाइज करता है, प्लांट उनको यूज करता है। नाइट्रोजन हो सकता है वो डिसॉल्व मिनरल्स, फास्फोरस हो सकता है वो डिसॉल्व मिनरल्स। और ये वाटर कहाँ से मिलता है, रूट्स के थ्रू मिलता है। और ये जाइलम टिश्यू जो है वो अवेलेबल करवाता है, पानी डाला जड़ों में, जड़ों में जो रूट ने क्या किया, ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू वाटर को एब्जॉर्ब किया है, और जाइलम टिश्यू के थ्रू जिन जिन जगहों पर पौधे में, पेड़ में पानी पहुंचना है वहां तक ये पहुंचा देगा। जाइलम और फ्लोएम याद होगा आपको, जाइलम वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट करता है, और फ्लोएम जो है वो फूड का ट्रांसफर करता है। जाइलम और फ्लोएम दोनों को मिला के वेस्कुलर बंडल भी बोलते हैं, ठीक। यहां पर देखिए मैं आपको बताता हूं कि स्टोमेटा क्या होता है। ये रियल पिक्चर है जब माइक्रोस्कोप से देखा गया, ध्यान रखिएगा। माइक्रोस्कोप से जब आप देखेंगे तो स्टोमेटा इस तरीके से दिखेगा, इस तरीके की कुछ ओपनिंग्स होती है, ये इसको तरीके की ओपनिंग्स होती है। यहाँ पर इसको हम बोलते हैं गार्ड सेल, इसको हम बोलते हैं गार्ड सेल, ठीक। यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो स्टोमेटा है ये ओपन होता है। तो ओपन होता है तो क्या होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है, मतलब एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेगा, और
जब ये सारा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो जाएगा तो जो इसका बाई प्रोडक्ट होगा ऑक्सीजन, वो यहीं से क्या करेगा, बाहर निकल आएगा। तो स्ट्रोमेटल ओपनिंग जो होती है वो लीव्स में होती है, लीव्स की एपिडर्मल सेल में। एपी का मतलब होता है आउटसाइड, तो आउटसाइड की जो बाहरी लेयर होती है लीफ की, वहां पर स्ट्रोमेटा प्रेजेंट होता है। ठीक, तो स्ट्रोमेटा क्लोज भी होता है, स्ट्रोमेटा जो है वो आपका ओपन भी होता है। तो देखिए यहाँ पर दिखाया गया है कार्बन डाइऑक्साइड एंटर कर रहा है और यहाँ पर ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है। जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो प्लांट से पानी भी एवापोरेट हो जाता है, तो वाटर भी जो है वो क्या करता है, स्टोमेटा से ही बाहर निकलता है वेपर की फॉर्म में, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन लॉस। ट्रांसपिरेशन लॉस, राइट। आई होप ये ट्रांसपिरेशन लॉस आपको पता होगा। एक पिक्चर यहाँ पर लगाई गई है, यहाँ पर आपको पूरा का पूरा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस बताने की कोशिश की गई है। तो एक एक करके एक देख लेते हैं, मेन इवेंट क्या क्या इवेंट होते हैं फोटोसिंथेसिस में, हम वहाँ चलते हैं। ठीक, चलिए पहला इवेंट क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट। तो सनलाइट जो होगी वो एब्जॉर्ब होगी प्लांट में, सनलाइट क्या होगी, प्लांट में एब्जॉर्ब होगी। देखिए ये सनलाइट है, ये एब्जॉर्ब कर रहा है प्लांट। ठीक, तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, यहाँ पर एच न्यू। ठीक, सनलाइट क्या करेगा, प्लांट क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। इस एब्जॉर्ब सनलाइट से क्या होगा वो देखिए, मैंने पहले बताया था ना कि सनलाइट के बिना रिएक्शन नहीं होगा। तो क्या ऐसा काम करता है सनलाइट की उसके बिना रिएक्शन पॉसिबल नहीं है फोटोसिंथेसिस का, ये मैंने यहाँ बताया है। सनलाइट क्या करता है, ये क्लोरोफिल को एक्टिवेट करता है। क्लोरोफिल कहाँ है, ग्रीन पिगमेंट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर है। तो सनलाइट क्या करेगा, क्लोरोफिल को एक्टिवेट करेगा। हाँ भाई काम पे लग जाओ। तो सनलाइट एक्टिवेट्स क्लोरोफिल प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट विच लीड्स टू द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। बहुत ध्यान रखिएगा इस चीज का। क्लोरोप्लास्ट क्या करता, सनलाइट क्या करता है, क्लोरोफिल को एक्टिवेट करता है। तो जो वाटर होता है, वाटर स्प्लिट होता है, टूटता है। ध्यान रखिएगा, वाटर जो है वो टूटेगा। इक्वेशन को बैलेंस करेगा तो हाफ O2 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, तो कार्बन, ये क्या, ये जो वाटर का स्प्लिटिंग हुआ किसके थ्रू हुआ, क्लोरोफिल के थ्रू हुआ जब वो एक्टिवेट हुआ। और क्लोरोफिल को एक्टिवेट किसने किया था, सनलाइट ने। तो आप सोचिए जब सनलाइट नहीं होगी तो क्लोरोफिल एक्टिवेट नहीं होगा, क्लोरोफिल एक्टिवेट नहीं होगा तो किसी भी तरीके की वाटर की स्प्लिटिंग नहीं होगी। जब वाटर की स्प्लिटिंग होगी तो हमको हाइड्रोजन मिल जाता है और ऑक्सीजन मिल जाता है। ठीक है ना, राइट। अगले स्टेप में क्या होता है, जो हाइड्रोजन रिलीज्ड बाय द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज यूटिलाइज्ड फॉर द रिडक्शन। रिडक्शन, देखिए हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पढ़ा था। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन का मतलब होता है रिडक्शन। तो यहाँ पर क्या होता है, जो वाटर को हमने जब स्प्लिट किया था, मतलब क्लोरोफिल ने जो स्प्लिट किया था, तो क्या था, वाटर जो है ये इसमें से क्या करता है, हाइड्रोजन बनाता और ऑक्सीजन बनाता। ठीक, ये ऑक्सीजन ये रही, ये हाइड्रोजन यूज होगी। ये क्या करेगा, जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करेगा, मतलब इसके साथ क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ऐड होने के बाद इसको क्या करेगा, एक आपको ग्लूकोज मॉलिक्यूल देगा और ये ऑक्सीजन ऑलरेडी चलेगा। इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो फिर वो उस तरीके से हमें मिलती है जो हमने इक्वेशन को देखा है। यहाँ पर मैं इस इक्वेशन को ब्रेक करके तोड़ तोड़ के दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहला काम क्या हुआ, वाटर की स्प्लिटिंग हुई। वाटर की स्प्लिटिंग हुई, हाइड्रोजन मिला और ऑक्सीजन मिला। हाइड्रोजन कहाँ गया, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन हुआ। तो कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है और रिडक्शन होने के बाद क्या करेगा, ये कार्बोहाइड्रेट बनाएगा। ये रहा आपका कार्बोहाइड्रेट, जिसको हम क्या करते हैं, ग्लूकोज बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। और उसके बाद जो ऑक्सीजन है ये बाई प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का। पूरा जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है इसका जो बाई प्रोडक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा। इसके बाद दिस कार्बोहाइड्रेट इज सब्सिक्वेंटली कन्वर्टेड इनटू स्टार्च। अब क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट के बहुत सारे मॉलिक्यूल बना लिए, C6H12O6, एक और मॉलिक्यूल बन गया C6H12O6, ये मिल गए। ठीक है ना, मान लो एक और मॉलिक्यूल आप ये बन गया C6H12O6। तो ये क्या कर लिया है, इसका पॉलीमर कंपाउंड बन गया है C6H12O6। तीनों क्या हो गए, कंबाइन हो गए। तो ये और ये मॉलिक्यूल कंबाइन हो गए। ये कार्बोहाइड्रेट है, ये कार्बोहाइड्रेट है, ये कार्बोहाइड्रेट। जब तीनों कंबाइन हो गए ये मेरा क्या बन गया, स्टार्च। स्टार्च क्या है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। स्टार्च क्या है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, जिसको हम कभी कभी पॉलीसेक्राइड या पॉलीमर ऑफ कार्बोहाइड्रेट भी बोलते हैं। ध्यान रखिएगा,
स्टार्च को कभी कभी हम क्या करते हैं, पॉलीसेक्राइड भी बोलते हैं, पॉलीसेक्राइड्स, ठीक है ना, और या फिर इसको बोलते हैं पॉलीमर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, पॉलीमर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स भी हम इसको बोलते हैं स्टार्च को। तो ये सारा का सारा प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस के ड्यूरेशन पे। एक बार फिर से देखिएगा, सनलाइट है आई, एच न्यू, प्लांट को एब्जॉर्ब किया, प्लांट ने एब्जॉर्ब किया, और नीचे से क्या हो रहा था, वाटर पहुंच रहा था, नीचे से पानी हर जगह पहुंच गया है, तो क्या हो गया, वाटर जो है वो क्या हो गया, स्प्लिट हुआ है, किस में हुआ है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट हो गया है। और दूसरा, ये नेचर से कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट एब्जॉर्ब कर रहा है स्टोमेटा के थ्रू, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और ये हाइड्रोजन मिल जाएगा तो आपको क्या बनाएगा, C6H12O6 बना लेगा। जब ये पूरा प्रोसेस होगा, इस ड्यूरेशन पर ऑक्सीजन क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, ठीक। ये सारा प्रोसेस है, और ये सारा प्रोसेस कहाँ हो रहा है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो ग्रीन पिगमेंट है क्लोरोफिल वाला, यहाँ पर ये सारा प्रोसेस हो रहा है। तो ये पूरी की पूरी एक साइकिल है जहाँ पर ये इस तरीके का पूरा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। चलिए जी, आई होप इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। देखिए बच्चों, जब भी आप क्लास या वीडियो या लेक्चर देख रहे हो तो क्या करिए, नोट्स बनाते चलिए। तो जब तक देखिए आप अपने आप नहीं लिखेंगे तब तक आपको नहीं होगा। हो सकता है समझ में आ जाए, मेरे से अच्छा भी कोई और भी समझा दे, ऐसा नहीं है कि मैं ही समझा सकता हूँ, बहुत लोग समझा सकते हैं, लेकिन बच्चों आपको एग्ज़ाम देना है, आपको खुद लिखना है कॉपी पर। तो जब तक आप क्लास में या लेक्चर या जो जहाँ पर भी आप पढ़ते हैं, जहाँ से भी आपका रिसोर्स है, जब तक आप वहाँ देख के खुद नहीं लिखेंगे आप एग्ज़ाम में नहीं लिख सकते हैं। याद करना और समझ आना अलग बात है और लिखना अलग बात है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा कि लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लिख नहीं रहे हैं तो आप कुछ ना कुछ मिस कर रहे हैं, राइट। तो वो मिस मत कीजिए, जो लिखने वाला पार्ट है उसको मिस मत कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लिखिए। आज आप लिखेंगे तो एग्जाम में अच्छा लिख पाएंगे। स्टोमेटा की तरफ चलते हैं। स्टोमेटा जो होता है वो क्या होता है, वो मैं यहाँ समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं एक पिक्चर मैंने लगाई है, ये ऑलरेडी मैंने पिक्चर को पहले भी यूज़ किया है। स्टोमेटा इस तरीके का, ये रहा ओपनिंग, इस तरीके की स्टोमेटल ओपनिंग होती है। स्टोमेटा में क्या होता है, दीज आर टाइनी पोर्स, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस ऑफ लीफ। मतलब जो लीफ की बाहरी लेयर है, बाहर एपिडर्मिस, ठीक है ना। 9th में हमने पढ़ा था एपिथेलियल सेल। तो एपिथेलियल सेल कहाँ होती है, आउटर में, स्किन में होती है, ठीक है। वो प्रोटेक्शन का काम करती है, और भी बहुत सारे फंक्शन है उसमें। सिवेशियस ग्लैंड होते हैं, स्वेटिंग भी एपिडर्मल सेल्स के थ्रू होती है। तो यहाँ पर टाइनी पोर्स होते हैं, दे आर प्रेजेंट इन एपिडर्मिस ऑफ लीफ। और स्टेम में भी होता है, ठीक, थ्रू विच गैसियस एक्सचेंज एंड ट्रांसपिरेशन अकर्स। गैसियस एक्सचेंज मतलब कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आया, ऑक्सीजन बाहर आ गया, गैसियस का एक्सचेंज हो गया। वाटर वेपर बाहर गया, मतलब ट्रांसपिरेशन हो गया, ठीक। द मेजर फंक्शन ऑफ स्टोमेटा है, सबसे पहला एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक। दूसरा है लॉस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर थ्रू ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन लॉस आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। और ये जो सारा का सारा प्रोसेस है, ये होता कैसे है, स्टोमेटा के ओपन या स्टोमेटा के क्लोज होने से। अब बात आई कि स्टोमेटा से क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड इन कर रहा है, ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है। कभी कभी ट्रांसपिरेशन लॉस हो रहा है तो वाटर भी वेपर की फॉर्म में बाहर निकलता है। लेकिन अभी स्टोमेटा कभी ओपन भी होता है, कभी क्लोज भी होता है, उसको हम समझेंगे स्टोमेटा ओपन और क्लोज कब होता है। देखिए ये पूरा स्टोमेटा का डायग्राम है, और यहाँ पर स्टोमेटा ओपन है। मैं पेन चेंज कर लेता हूँ एक बार। देखिए ये देखिएगा, ये स्टोमेटल पोर, ये जो जगह है, यहाँ से ही सारा काम हो रहा है। मतलब यहाँ से क्या बाहर जाएगा, ऑक्सीजन बाहर जाएगा। यहाँ से क्या अंदर आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आएगा। और क्या बाहर जा सकता है, वाटर बाहर जा सकता है। इतना एक्सचेंज इस स्टोमेटल पोर या जब स्टोमेटल पोर के थ्रू होगा। अभी क्या होगा, ये साइड में जो है ये गार्ड सेल है, ये दो गार्ड सेल है बच्चों। एक गार्ड सेल ये है और एक गार्ड सेल ये है, ठीक। अब क्या होता है, जब इसमें वाटर आ जाता है, वाटर का इनटेक हो जाता है, जैसे पौधों में पानी डाला और उन्होंने एब्जॉर्ब किया पानी को, और वो क्या किया, पूरी लीव्स के पास पहुंचा दिया। जब लीव्स के पास पहुंचेगा तो गार्ड सेल के पास पहुंचेगा। तो गार्ड सेल क्या हो जाती हैं, जब उनमें पानी पहुंचता है तो वो फिल हो जाती हैं।
फिल हो जाती है तो स्वेल हो जाता है। तो ये वाली क्या हो जाएंगी, ये जो गार्ड सेल हो जाएंगी ये क्या हो जाएंगी, स्वेल कर जाएंगी। जब स्वेल कर जाएंगी तो ये फूल जाएंगी, फूल जाएंगी तो ये पोर जो हो जाएगा ये ओपन हो जाएगा, स्टोमेटा पोर क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ठीक, तो गार्ड सेल में जो वाटर आएगा या जाएगा उसकी वजह से स्टोमेटा जो है उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग कंट्रोल होती है। तो जो गार्ड सेल है वो कंट्रोल करता है स्टोमेटा के ओपन और क्लोज होने को। तो एक चीज जो आपको ध्यान रखना है, गार्ड सेल में पानी एंटर करेगा, ठीक, स्टोमेटा में ठीक है ना, स्टोमेटा में अगर वाटर इन कर रहा है, ठीक, तो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ठीक, अगर वाटर बाहर निकल रहा है स्टोमेटा से, वाटर जो है वो बाहर निकल रहा है तो ये क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ठीक, तो ये सारी की सारी जो है वो गार्ड सेल जो है वो कंट्रोल करता है। ठीक है ना, तो स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग कौन करता है, गार्ड सेल्स करता है। तो आप देखिए ये स्टोमेटा है, इसके साइड में ये जो चीज़ दिखाई दे रही है आपको, ये गार्ड सेल है। ये बच्चों रियल पिक्चर है, ये रियल पिक्चर है, कोई ऐसा नहीं है कोई अलग से कोई एनिमेटेड टाइप, ऐसा कुछ नहीं है, ये रियल पिक्चर है। तो ये ओपनिंग है, यहाँ से क्या हो गया, ऑक्सीजन बाहर, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर और वाटर वेपर बाहर, इसी के थ्रू। तो गार्ड सेल इसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। सो व्हेन गार्ड सेल अपटेक वाटर, जब पानी को लेगा फ्रॉम सराउंडिंग सेल्स, दिस स्वेल टू बिकम टर्जिड। टर्जिड मतलब बहुत ज़्यादा फूल जाती हैं, स्वेल कर जाती हैं। ठीक, बॉडी विच इनलार्जेस द पोर इन बिटवीन। तो जब पोर इनलार्ज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा। स्टोमेटा की क्लोजिंग कैसे होती है, यहां पर क्या होगा, इसमें से वाटर क्या करेगा, बाहर निकल जाएगा। गार्ड सेल से क्या करेगा, वाटर बाहर निकल जाएगा तो वो सिकुड़ जाएंगी, श्रिंक कर जाएंगी। ठीक है ना, जब श्रिंक करेंगी तो वो क्या करेंगी, चिपक जाएंगी आपस में, तो वो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। स्टोमेटा जो है वो क्या करेगा, क्लोज हो जाएगा। जब स्टोमेटा क्लोज कर जाएगा तो कोई भी एक्सचेंज पॉसिबल नहीं होगा। ठीक, तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। ये लेक्चर फोटोसिंथेसिस का जो मैंने प्रिपेयर किया है, मैंने पूरी कोशिश की आपको सारा कंटेंट दे दिया जाए इसमें, और आपको कहीं और से इसके ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत आपको नहीं लगेगी। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम इसी जो है कंटेंट को आगे बढ़ाएंगे, जहां पर हम कुछ और वीडियोस लेके आएंगे, और बायोलॉजी के केस स्टडीज़ भी हम जल्दी शुरू करेंगे। अगर आपने केस स्टडीज़ केमिस्ट्री की नहीं देखी है वो भी देख सकते हैं, और वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली हैं। चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू जी, थैंक यू।